हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईएफबीएफ डिप्लोमा कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पर बेसल अकॉर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, तो आज इस लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो बेसल थर्ड से करने वाले हैं। तो बेसल थर्ड क्या है? तो सिंपली देखो, बेसल थर्ड, बेसल वन और बेसल सेकंड के तरीके से ही कुछ गाइडेंस है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको बेसल कमेटी ने इस्टेब्लिश किया था बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए। हमारा जो बेसल वन और बेसल टू था उसके अंदर कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से 2008 के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। और जिसकी वजह से 2010 के अंदर बेसल थर्ड को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसल थर्ड के अंदर हमने कुछ नई गाइडेंस को ऐड किया था, कुछ नए स्टैंडर्ड्स यहाँ पर इशू किए थे, ताकि बैंकों को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, उसको सुपरवाइज किया जा सके, और फ्यूचर में जाकर ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो उनको हम रोक सके, उनसे बच सके। क्लियर है आपको? तो बेसल थर्ड क्या है? सेट ऑफ रिफॉर्म्स मेजर्स है, क्योंकि बेसल थर्ड के जरिए बेसल वन और बेसल टू के अंदर जो भी खामियां थी उसको हमने रिमूव किया था, उसके अंदर हमने रिफॉर्म ले आए थे। और इसको ले आने का पर्पस क्या था कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जो रेगुलेशन है, सुपरविजन और जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया जा सके। तो मेन एम क्या था बेसल थर्ड का? कि बैंक की जो रेजिलियंस है उसको हमें इंप्रूव करना है, और हमारे एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर जो भी वीकनेस है उसे हमें जो है वो रिमूव करना है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बेसल थर्ड। बेसल थर्ड के अंदर क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजों पे फोकस किया गया था, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बेसल वन और बेसल टू के अंदर भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को के ऊपर फोकस किया था, पर यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई थी। स्पेशली जो कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल है इसको इंप्रूव करने की बात की थी, ताकि बैंकों के पास हाई क्वालिटी की कैपिटल अवेलेबल हो अपने रिस्क को कवर करने के लिए। उसके बाद कुछ लिक्विडिटी स्टैंडर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे। जनरली देखा गया था कि जो बैंक्स है उनके फेल होने का जो मेन कारण था वो ये था कि वो अपने लिक्विडिटी रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाती थी। तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए इस बेसल थर्ड के अंदर दो लिक्विडिटी स्टैंडर्ड या फिर दो रेशियोज को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका नाम था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ताकि जो लिक्विडिटी बफर्स है उनको बैंक यहाँ पर मेंटेन करके रख सके और अपनी लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर सके। उसके बाद काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क पे भी फोकस किया गया था, यानी कि जब बैंक यहाँ पर लोन देता था तो लोन का पैसा उसके पास वापस नहीं आ पाता था, क्योंकि बोरोवर डिफॉल्ट कर देता था। तो इस चीज को देखते हुए जो काउंटर पार्टी क्रेडिट रिस्क है उसके ऊपर जो रेगुलेशन है उसको इंक्रीज किया गया था, ताकि क्रेडिट रिस्क को कंट्रोल में रखा जा सके। उसके बाद सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था, यानी कि ऐसे बैंक जो बहुत बड़ी हैं और जिनका बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर वो फेल हो जाए तो उससे काफी नुकसान होगा बैंकिंग सेक्टर का, उसको स्पेशली आइडेंटिफाई किया था। और उनके लिए एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि नॉर्मल बैंक के मुकाबले उनको ज्यादा कैपिटल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती थी। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर पे फोकस किया गया था। तो जो बैंक्स हैं उनको बेसल थर्ड के अकॉर्डिंग कैपिटल एडुकेसी से रिगार्डिंग
रिस्क एक्सपोजर के रिगार्डिंग और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अपने रेगुलेटर को और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को डिस्क्लोज करना जरूरी होता था, जिससे एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्रिएट हो सके कि जो बैंक है वो किस तरह का रिस्क फेस कर रहा है और वो उसको कैसे मैनेज कर पा रहा है, वो चीज देखी जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्स ऑफ बेसल थर्ड। जो बेसल थर्ड है उसके गोल्स क्या थे, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट गोल ये था कि जो बैंक्स है ना उनकी जो एबिलिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ताकि जो वो शॉक्स आते हैं मार्केट के अंदर, जो फ्लक्चुएशन आती हैं, उनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। मतलब इतना कैपिटल उनके पास मेंटेन रहे कि अगर कोई शॉक आता भी है तो वो आसानी से उसे मैनेज कर पाए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसे इंप्रूव करना है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो रिस्क हैं वो तो कभी खत्म नहीं होंगे, पर अगर हमें लॉस होने से बचना है तो हमें उसे मैनेज करना पड़ेगा। और मैनेज कैसे होगा, जब हम प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना है, तो जो भी बैंक यहाँ पर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, जो भी वो रिस्क ले रहा है, उसके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं रिफॉर्म टारगेट्स की। तो रिफॉर्म टारगेट के अंदर जो रेगुलेशन थी ना, उसके अंदर रिफॉर्म ले आए गए थे। हमने क्या किया था, बैंक लेवल के ऊपर, यानी कि हमने इंडिविजुअल बैंक की रेगुलेशन के लिए यहाँ पर गाइडेंस इशू की थी। साथ ही साथ पूरे पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए भी गाइडेंस यहाँ पर इशू किए थे। यानी कि बेसल थर्ड के अंदर रेगुलेशन इस तरीके से की जाती थी कि हम इंडिविजुअल लेवल पे जो बैंक है उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाते थे, उसको भी प्रॉपर्ली रेगुलेट कर पाते थे, और पूरी की पूरी बैंकिंग सेक्टर को एक साथ में भी हम यहाँ पर रेगुलेट जो है वो कर पाते, यानी कि मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन हम करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व बैंक गाइडेंस बेस्ड ऑन बेसल थर्ड। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या गाइडेंस है बेसल थर्ड के रिगार्डिंग, तो पहली चीज आपको जाननी है कि बेसल थर्ड को इंडिया में भी इंप्लीमेंट किया गया था। तो मई 2012 से आरबीआई ने यहाँ पर अनाउंस किया था कि हम बेसल थर्ड को जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे, और 1 अप्रैल 2013 से जो इम्प्लीमेंटेशन है बेसल थर्ड की वो स्टार्ट हो गई थी। बैंकों ने इन प्रोविजंस को अपने ऑपरेशंस के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ आरबीआई ने यहाँ पर बैंकों को एडवाइस दिया था कि अपने सीआरएआर की रिपोर्ट जो है बेसल सेकंड के अकॉर्डिंग, बेसल थर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेक होल्डर को भी डिस्क्लोज करनी जरूरी है। और बेसल थर्ड की जो गाइडेंस है उनको 2019 तक जो है फुली इंप्लीमेंट करने की बात की गई थी, यानी कि 2019 तक इसे फुली हमें इंप्लीमेंट जो है वो कर देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेसल थर्ड है उसको एक साथ इंप्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि फेजेस में धीरे धीरे करके जो है वो इंप्लीमेंट किया गया, ताकि बैंकों के ऊपर इसका नुकसान जो है वो ना हो सके। अब बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन बेसल गाइड। अब आप बेसल वन के बारे में पढ़ चुके हो, बेसल टू के बारे में पढ़ चुके हो, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, और बेसल थर्ड के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। अब इनके बीच में कंपैरिजन करके देखते हैं कि बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या था, क्यों यहाँ पर बेसल वन, बेसल सेकंड, बेसल थर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, तो ये सीरीज ही है। तो बेसल वन 1988 में इशू हुए थे, बेसल सेकंड 2004 में, और जो बेसल थर्ड है वो 2010 के अंदर, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो बेसल वन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो बैंकों का क्रेडिट रिस्क है उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके, और क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो है वो सेट किया गया था, यानी कि क्रेडिट रिस्क के मुकाबले बैंकों को अपनी कैपिटल जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। उसके बाद बेसल थर्ड के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी उसके अंदर कुछ रिफाइनमेंट की गई थी, कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए थे, जैसे कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो क्रेडिट, ऑपरेशनल और मार्केट तीनों रिस्क के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन करने की बात जो है वो की गई थी। इसके अंदर सिर्फ क्रेडिट रिस्क की बात की गई थी, हालांकि मार्केट रिस्क को बाद में इंक्लूड कर लिया गया था, पर मेन ऑब्जेक्टिव क्रेडिट रिस्क को मैनेज करना ही था। पर बेसल थर्ड के सेकंड के अंदर हमने तीनों रिस्क को इंक्लूड कर लिया था। अब बेसल थर्ड का ऑब्जेक्टिव अगर हम बताएं तो इसका ऑब्जेक्टिव था बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। कैसे बनाना, कैपिटल रिक्वायरमेंट को मजबूत बनाकर, यानी कि उसको इंक्रीज करके, साथ ही साथ लिक्विडिटी स्टैंडर्ड को इशू करके। फोकस की अगर बात की जाए तो जो बेसल वन था उसका जो फोकस था वो मेनली क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क के ऊपर था, और बेसल सेकंड का क्रेडिट, ऑपरेशनल और मार्केट रिस्क के ऊपर, और इसका जो था वो मेनली कैपिटल और लिक्विडिटी रिस्क के ऊपर था, ठीक है। इम्पैक्ट की बात की जाए तो जो कैपिटल को होल्ड करने की रिक्वायरमेंट थी वो इंक्रीज हुई थी बेसल वन की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से जो लैंडिंग थी बैंकों की वो कम हो गई थी, क्योंकि लोन देने के लिए उनके पास पैसा कम बचा था। और बेसल सेकंड के अंदर जो कंप्लाइज करना था रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने की जो कॉस्ट थी वो काफी इंक्रीज हो गई थी, जिससे जो लैंडिंग थी, लैंडिंग रेट मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी इंक्रीज हो गया था,
उसके बाद यहाँ पर थर्ड की अगर बात करें तो जो कैपिटल है, जो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है, उसको ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता था, जिससे बैंकों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई थी। लिमिटेशन की बात की जाए तो वो बेसल वन काफी सिंपल था, ठीक है, वो सिर्फ क्रेडिट रिस्क पे फोकस करता था, हालांकि बाद में वो मार्केट रिस्क पे भी फोकस करने लगे था, पर काफी सिंपल था, ये ज्यादा रिस्क को असेस नहीं कर पाता था। बेसल थर्ड जो है उसको रिस्क के अकॉर्डिंग लेकर आया गया था, ये रिस्क सेंसिटिव था, प्रॉपरली रिस्क को असेस करता था, पर काफी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि इसमें कई सारे अप्रोचेस का बैंक यहाँ पर यूज करती थी, जिनको समझना काफी टफ होता था। और बेसल थर्ड के अंदर भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि शेडो बैंकिंग से रिलेटेड, या फिर उनके बीच जो बैंकों के बीच में इंटरकनेक्टनेस है, उसके रिगार्डिंग जो चैलेंजेस है उसको बेसल थर्ड अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके बेस पर आप बेसल वन, बेसल सेकंड और बेसल थर्ड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अभी कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्या होता है, तो सिंपली देखो, आपकी जितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जब आप उससे ज्यादा अपने पास कैपिटल मेंटेन करके रखते हो, तो वो हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, बैंकों को बोला गया कि आपको मिनिमम 9% जो कैपिटल है वो अपने पास होल्ड करके रखनी है, पर आप यहाँ पर 12% जो है कैपिटल होल्ड करके रखते हो, तो ये जो 3% है वो हमारा क्या है, कैपिटल बफर है, ठीक है। तो जो हमारा ये कैपिटल बफर था, इसको इसलिए डिजाइन किया गया था कि जो बैंक का अच्छा टाइम चल रहा होगा, यानी कि उसके उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहे होंगे, तो वो अपने पास कैपिटल बफर को जो है वो मेंटेन करके रखे, ताकि अगर कोई टफ सिचुएशन आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बैंक को, तो वो आसानी से उसको मैनेज कर पाए। जैसा होता है ना कि जब किसी पर्सन का अच्छा टाइम चल रहा होता है तो उसे सेविंग्स कर लेनी चाहिए, ताकि जब बुरा टाइम आए तो वो सेविंग को यूज करे, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया। अब जो बैंक्स थी उनको बोला गया कि 2019 तक आपको ये जो कैपिटल कंजर्वेशन बफर की गाइडलाइन है, इसको इंप्लीमेंट करना है, यानी कि जितना भी आपको बोला गया है 2.5% वो आपको मेंटेन करना ही करना है। और जो बैंक ऐसा नहीं करती हैं, तो उनको अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने का परमिशन नहीं होता था। यानी कि जो भी बैंक यहाँ पर इस कैपिटल बफर को मेंटेन करके नहीं रखती है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती है, पहले उसे कैपिटल बफर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिविडेंड पे कर सकती है। अब ये जो कैपिटल बफर था वो हमारा कितना था, 2.5%, यानी कि जितनी भी आप कैपिटल मेंटेन करके रखते हो उसका 2.5% और आपको जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन इक्विटी टायर वन रेशो। अब ये कॉमन इक्विटी टायर वन रेशो क्या है, तो सिंपली देखो, जो कॉमन इक्विटी है वो कोर इक्विटी कैपिटल होती है बैंक की। कोर इक्विटी कैपिटल का मतलब कि मेन कैपिटल जो होता है बैंक का, इसके अंदर हमारे मेनली यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, वो सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। तो जो बेसिकली कॉमन इक्विटी टायर वन रेशियो क्या है, वो एक ऐसा मेजर है जो कि हमें बताता है कि एक बैंक की कोर इक्विटी कैपिटल कितनी है एज कंपैरिजन टू रिस्क वेटेड एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो ये रेशियो मान के चलो कितनी है, 0.5:1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रिस्क वेटेड एसेट 1 है, अगर रिस्क वेटेड एसेट 1 है, तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो कॉमन इक्विटी टायर कैपिटल है वो कितनी है, 0.5 पैसे, यानी कि 50 पैसे। क्लियर है आपको? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक बैंक की कोर इक्विटी इक्विटी कैपिटल कितनी है एज प्रोपोर्शन टू रिस्क वेटेड एसेट। अब समझते हैं कि इसको हमने क्यों समझा। देखो, जो हमारे ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर है ना, वो कॉमन इक्विटी टायर वन रेशियो के अकॉर्डिंग ही मेंटेन जो है वो करनी पड़ती है, यानी कि बैंक की जितनी ये रेशियो होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो कैपिटल बफर को मेंटेन करके रखती है। क्लियर है आपको? तो दोनों का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं गाइडेंस की, कि जो बैंक्स हैं उनको कितना कैपिटल बफर जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको दोनों के बारे में पता लग गया, पहला है कॉमन इक्विटी के बारे में, उसके बाद मिनिमम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो, ठीक है। अब ये जो कॉमन इक्विटी टायर वन रेशियो है, ये हमने कब कैलकुलेट किया है, जब हम करंट पीरियड की रिटेन्ड अर्निंग्स को इंक्लूड कर लेते हैं। यानी कि अगर मान के चलो ये रेशियो आपकी पहले 0.5:1 थी, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या किया, इस साल जो भी पैसा कमाया था, जो रिटेन्ड अर्निंग्स थी आपकी, प्रॉफिट थे, उसको आपने इसमें इंक्लूड कर लिया, तो मान के चलो ये 0.6:1 हो गया। तो ये जो रेशियो है, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग को इंक्लूड करने के बाद जो रेशियो है, वो वाली रेशियो यहाँ पर हमने शो की हुई है, ठीक है। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम कैपिटल कंजर्वेशन रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली देखो,
हमारी अगर रेशो 5.5% से लेकर 6.125% है, तो हमारी जो बैंक है उसको अपनी अर्निंग्स का 100% हिस्सा जो है वो अपने पास रिजर्व करके रखना होगा। जैसे जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक एक्स वाई जेड बैंक है, उसने 2018-19 के अंदर यहाँ पर एक 100 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पे जो है वो कमाया। ठीक है, और उसका ये जो रेशियो है हमारा कौन सा, कॉमन इक्विटी टायर वन रेशियो, वो 5.5% से लेकर हमारा 6.125% है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस आदमी का जो 100% है, यानी कि पूरा का पूरा 100 करोड़ जो है वो बफर के फॉर्म में अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी कि ये थोड़ा सा भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकता है। उसके बाद अगर ये जो रेशियो है वो 6.125% से लेकर 6.75% है, तो उस केस में जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 80% है, यानी कि अगर आपने टोटल अर्निंग जो है वो 100 करोड़ की है, ठीक है, तो उसका 80% ही आपको मिनिमम मिनिमम बात की जा रही है, ज्यादा आप रख सकते हो पर मिनिमम आपको 80%, यानी कि 80 करोड़ रुपए आप रख सकते हो, बाकी का 20 करोड़ रुपए आप जो है डिविडेंड की फॉर्म में दे सकते हो। उसके बाद 6.7% है, और से लेकर 7.375% है, तो उसके इसमें 60% है, और 7.37% से लेकर 8.0% है, तो 40% है, और अगर 8% आपने मेंटेन किया है तो वहां पर 0% आपको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो कॉमन इक्विटी टायर वन रेशो की ठीक है, कॉमन टायर वन रेशो की वजह से ही हम यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं कैपिटल बफर। तो एग्जांपल भी यहाँ पर दी गई है, अगर जो हमारी रेंज है रेशो की वो 6.125% है और 6.75% है, तो उसकी इसमें 80% आपको अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ा, और 20% आप डिविडेंड वगैरह दे सकते हो, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल, यानी कि बैंक जो है हमारे उसके कैपिटल के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेनली देखो, बैंक की जो टोटल कैपिटल होते हैं उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है टायर वन कैपिटल और एक होता है हमारा यहाँ पर टायर टू कैपिटल। ठीक है, तो बैंक के पास ये दो कैपिटल होते हैं जिससे उसकी ओवरऑल कैपिटल जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो एक एक करके इन कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं टायर वन कैपिटल। जो टायर वन कैपिटल होती है वो हाईएस्ट क्वालिटी कैपिटल होती है, जो बैंक यहाँ पर यूज करते हैं अपने लॉस को एब्जॉर्ब करने के लिए। बैंक को जब भी लॉस होता है तो वो सबसे पहले टायर वन कैपिटल का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें, यानी कि टायर वन कैपिटल के अंदर कौन कौन सी कैपिटल जो है वो इंक्लूड होती है, तो इसके अंदर मेनली हमारी पहले कॉमन इक्विटी टायर वन आती है, और दूसरा हमारा क्या है, एडिशनल टायर वन कैपिटल। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी टोटल कैपिटल है उसके दो कंपोनेंट है, टायर वन कैपिटल, टायर टू कैपिटल, और उसके अंदर टायर वन जो कैपिटल है उसके भी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है कॉमन इक्विटी टायर वन और एडिशनल टायर वन कैपिटल। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल की बात करें, तो इसके अंदर हमारी बैंक के जो कॉमन शेयर्स है, शेयर्स प्रीमियम है, स्टैच्यूटरी रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व्स है, अदर डिस्क्लोज रिजर्व है, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। ठीक है, हालांकि रिवैल्यूएशन रिजर्व को पहले 55% यहाँ पर डिस्काउंट करना पड़ता है, उसके बाद हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व, इसको भी हम 25% से डिस्काउंट करते हैं। डेफर्ड टैक्स एसेट अप टू 10% ऑफ सीईटी, ये हमारा कंपोनेंट होता है किसका, कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल। उसके बाद एडिशनल टायर वन कैपिटल की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे जो परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, स्टॉक सरप्लस होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है लाइक इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, या फिर अदर इंस्ट्रूमेंट परमिटेड बाय रेगुलेटर, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको आरबीआई ने यहाँ पर परमिशन दी हुई है। अब देखो हमने ये चीज क्यों पढ़ी, तो मैं आपको बताऊं कि जब हमें आगे चलकर कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी आइटम कॉमन इक्विटी टायर वन के अंदर आती है, कौन सी एडिशनल टायर वन कैपिटल के अंदर आती है, ताकि आप मिस्टेक यहाँ पर ना करो। क्योंकि आगे चलकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल को कैलकुलेट करने का, तो उसके अंदर आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल के अंदर आती है और कौन सी चीजें नहीं आती है। तो ये याद आपको यहाँ पर रखना है, कई बार इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं टायर वन टू कैपिटल। तो टायर वन टू जो टायर टू कैपिटल होती है वो एडिशनल कैपिटल होती है। जब भी किसी बैंक को इतना ज्यादा लॉस हो जाता है कि उसकी लॉस को पूरा करने के लिए टायर वन कैपिटल भी कम पड़ रही है, यानी कि बैंक ने अपनी पूरी की पूरी टायर वन कैपिटल यूज कर ली है, फिर भी वो लॉस को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उस केस में वो टायर टू कैपिटल को जो है वो यूज करती है। तो इसको इसको यूज करने की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो हमारा टायर वन कैपिटल है वो पहले ही खत्म हो जाना
चाहिए। और टायर वन कैपिटल, टायर टू कैपिटल को हम तब यूज करते हैं जब भी जो बैंक है वो लिक्विडेट होने वाली होती है, मतलब कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि अब बैंक बंद ही हो जाएगी, तो उस केस में हम टायर वन कैपिटल, टायर टू कैपिटल को जो है वो यूज करते हैं। अब बात करते हैं टायर टू कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। सबसे पहले आ जाता है हमारे जितने भी जर्नल प्रोविजंस और लॉस रिजर्व है, जैसे कि प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, floating provisions, incremental provisions for unhedged foreign currency exposure, provision held for country exposure, investment reserve account, excessive provision for the sale of NP। उसके बाद हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आए थे, जैसे परपेचुअल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और उसके बाद हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जो कि बैंक यहाँ पर इशू करता है। उसके बाद प्रीमियम रिजर्व रिसिप्ट भी आ जाते हैं जो कि हमें डेट इंस्ट्रूमेंट पे रिसीव होते हैं। क्लियर है आपको? नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन ऑफ बेसल थर्ड कैपिटल रेशियो, यानी कि बेसल थर्ड के अंदर हमें कौन कौन सी कैपिटल किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल रेशियो। ठीक है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको क्वेश्चन की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो जो हमारा कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल रेशियो, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, यानी कि आपकी जो टोटल कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल है उसे अगर आप डिवाइड कर दोगे रिस्क वेटेड एसेट के साथ और उसे इनटू 100 कर दोगे तो आपकी जो रेशियो है वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें से आपने यहाँ पर आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है कि कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल की कैलकुलेशन में हमें इंक्लूड करना है। सबसे पहले देखो कॉमन शेयर्स ये इंक्लूड होगा, उसके बाद शेयर प्रीमियम ये भी इंक्लूड होगा, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ये भी, कैपिटल रिजर्व्स, अदर डिस्क्लोज रिजर्व, बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, और स्टॉक सरप्लस, डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर रिस्क वेटेड एसेट। तो आप यहाँ पर देखोगे जो स्टॉक सरप्लस डेट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा एडिशनल टायर वन कैपिटल के अंदर आता है। ठीक है, तो जो कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल है इसके अंदर हमारे जो है कॉमन शेयर से लेकर रीवैल्यूएशन रिजर्व तक जो आइटम्स है वो इंक्लूड होंगे। तो फटाफट से हम इसकी यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर 500, उसके बाद हमारे 100, 150, 75, 50, 200 और हमारे यहाँ पर 54। ठीक है, तो हमारी जो टोटल निकल कर आई है कॉमन टायर वन कैपिटल वो कितनी आ रही है, 1129 मिलियन। कितना है हमारा, 1129 मिलियन। अब हमारी रिस्क वेटेड एसेट भी हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 6500 मिलियन। ठीक है, अब फटाफट से हम यहाँ पर अगर वैल्यूज पुट कर दें तो कॉमन इक्विटी हमारी कितनी आ रही है, 1129 डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट कितनी है, 6500 मिलियन। जब हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं 6500 मिलियन के साथ तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.7036। ठीक है, और अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इसे हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा कितना आया, 17.36%। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर निकल के आया है कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल वो कितनी है, 17.36%। तो इस तरीके से अगर आपको पता होगा कि कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है तो आप आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आपको पता ही नहीं है तो आप 100% क्वेश्चन को गलत करके आओगे। देखो मैंने ये दो आइटम्स ऐसे ही डाले थे ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो। ठीक है, तो अगर जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं हुए होगे और इन दोनों को इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि ये एडिशनल टायर कैपिटल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टोटल कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। अब बात करते हैं टोटल कैपिटल रेशियो हम कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है, CRAR कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। ये क्या है हमारा, टायर वन कैपिटल प्लस टायर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। अब इसके अंदर मैंने ज्यादा आइटम्स यहाँ पर नहीं दी थी क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि टायर वन कैपिटल के अंदर क्या चीजें आती है, टायर टू कैपिटल के अंदर क्या चीजें आती है, उनको आप ऐड कर दोगे तो इनका टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना है रिस्क वेटेड एसेट के साथ। तो बैंक के पास 20 मिलियन की टायर वन कैपिटल है, 5 मिलियन की टायर टू कैपिटल है। तो अगर मैं यहाँ पर टायर वन कैपिटल टायर टू कैपिटल कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 25 मिलियन। उसे डिवाइड करना है रिस्क वेटेड एसेट तो वो कितनी है, 65 मिलियन। ठीक है, उसको कर देना है 100 यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 65
तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो 0.3846 आएगा। और अगर हम इसको इंटू 100 कर देते हैं तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 38.46%। ठीक है, 38.46%। ये हमारा क्या निकल के आया है, टोटल कैपिटल रेशियो। क्या निकल के आया है, क्या टोटल कैपिटल रेशियो। तो ऐसे एग्जामिनर आपसे अलग अलग कैपिटल रेशियो जो है वो कैलकुलेट करवा सकता है, तो आपको आना चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई सर्कुलर ऑन बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशन। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो बैंक है इंडिया के अंदर जो बेसल थर्ड है उसकी रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट किया गया है। तो 2016 के अंदर कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी रेगुलेशंस है उसके लिए आरबीआई ने एक प्रॉपर सर्कुलर इशू किया था कि इसको हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, गाइडेंस प्रोवाइड की थी बैंकों को ताकि वो इन रूल्स को इजीली इंप्लीमेंट जो है वो कर सके। और इंडिया के अंदर जो बैंक्स है उनकी कैपिटल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन किया जा सके। अगर बेसल थर्ड की कैपिटल रेगुलेशंस की यहाँ पर बात करें तो जो बेसल थर्ड है वो मेनली हमारे 3 पिलर्स के ऊपर टिका हुआ है। पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी और मार्केट डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बारे में हमने बेसल सेकंड के बारे में पढ़ा था। पिलर वन हमारा डील करता है कैपिटल रेगुलेशंस के साथ। तो पिलर वन यहाँ पर कहता है कि अगर कोई बैंक क्रेडिट रिस्क के रिलेटेड, ऑपरेशनल रिस्क से रिलेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना चाहता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस का यहाँ पर यूज कर सकता है। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी थी। तो बैंकों के पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले अगर हम क्रेडिट रिस्क की बात करें, अगर कोई बैंक क्रेडिट रिस्क के रिलेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहली है स्टैंडर्डाइज अप्रोच का यूज कर सकता है, फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच का यूज कर सकता है, या फिर एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच का। उसके बाद अगर हम ऑपरेशन रिस्क की बात करें तो इसके अंदर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच है, स्टैंडर्डाइज अप्रोच है और एडवांस मेजरमेंट अप्रोच है। और इंडियन बैंक्स ने इसको कैसे अडॉप्ट किया है तो 2007 के अंदर हमारे जो आरबीआई उसने सभी बैंकों को, जितनी भी हमारी कमर्शियल बैंक्स हैं बस उसमें से लोकल एरिया बैंक और रीजनल रूरल बैंक को निकाल दो, उनको कंपलसरी बोल दिया गया था कि अगर आपको क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है तो आपको स्टैंडर्डाइज अप्रोच का यूज करना है। ठीक है, और अगर ऑपरेशनल रिस्क के लिए आपको यूज करना है तो आप यहां पर यूज करोगे बेसिक इंडिकेटर अप्रोच बाय 2009, यानी 2009 से आप ऑपरेशनल रिस्क के लिए बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को यूज जो है वो करोगे। साथ के साथ अगर मार्केट रिस्क के लिए रिक्वायरमेंट जानना चाहते हो तो उसके लिए आप कौन सा यूज करोगे, स्टैंडर्डाइज ड्यूरेशन अप्रोच। यानी कि तीनों रिस्क के लिए हमने अलग अलग मेथड जो है वो सजेस्ट कर दिए। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल ऑफ एडवांस अप्रोचेस। तो ये जो एडवांस अप्रोचेस है उसको कैसे कैसे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। तो पहला जो कॉलम है वो अप्रोच से रिलेटेड है, दूसरा है कि बैंक को कब यहाँ पर आरबीआई के पास एप्लीकेशन देनी है और आरबीआई उसे कब यहाँ पर अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इंटरनल मॉडल अप्रोच की बात करें फॉर मार्केट रिस्क तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो 1 अप्रैल 2010 को देना था और आरबीआई ने 31 मार्च 2011 को उसको अप्रूव भी कर देना है। उसके बाद अगर स्टैंडर्डाइज अप्रोच की यहाँ पर बात करें ऑपरेशनल रिस्क के लिए तो अप्रैल 1 2010 के अंदर, और जो अप्रूवल अप्रूवल है वो सितंबर 30 2010 तक मिल जाएगा। उसके बाद एडवांस मेजरमेंट अप्रोच की बात करें ऑपरेशन रिस्क के लिए तो इसके लिए अप्रैल 2012 में एप्लीकेशन देनी थी और जो अप्रूवल है वो मार्च 31 2014 तक मिलेगी। उसके बाद इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क, इसकी बात करें तो अप्रैल 2012 को एप्लीकेशन देनी थी और मार्च 31 2014 तक अप्रूवल जो है वो मिल जाता है। क्लियर है आपको, तो ये एप्लीकेशन डेट है और आरबीआई की अप्रूवल की डेट है। नेक्स्ट बात करते हैं काउंटर साइक्लिकल बफर प्रोविजन। ठीक है, तो जो बफर क्रिएट करना है बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग वो कैसे यहाँ पर क्रिएट करना है, प्रोविजन कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए जो हम गाइडेंस इशू करते हैं, फॉलो करते हैं, वो स्पेशल बैंक के द्वारा जो मॉडल अडॉप्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हम प्रोविजंस को क्रिएट करते हैं। यानी कि प्रोविजन से रिलेटेड जो गाइडेंस है वो हमारी बेस है उस मॉडल के ऊपर जिसको स्पेशल स्पेनिश बैंक जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जनरली देखो क्या होता है कि जब एनपीए राइज होती है बैंक्स की तो उसकी वजह से जो प्रोविजन क्रिएट करने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर पहले एनपीए 10% था तो 2% यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती थी। अगर यहाँ पर एनपी 20% हो गया तो 4% यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट करनी है। यानी कि जैसे जैसे एनपी बढ़ेगी आपको प्रोविजन ज्यादा जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि बैंक जो है अपनी जो लैंडिंग है उसको थोड़ा स्लो डाउन करे ताकि उनकी एनपीए कम हो और जो प्रोविजनिंग है उनको कम से कम करनी पड़े। ठीक है, उसके बाद अगर हम बूम पीरियड की बात करें यानी कि जो बूम बिजनेस साइकिल है जिसके अंदर पूरी ग्रोथ हो रही होती है
उस केस में जो हमारे बोरोवर्स होते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास इनकम आ रही होती है, पैसा आ रहा होता है, और इस स्टेज के अंदर जो बिजनेस है वो भी काफी सारा प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड होता है बैंकों के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करो, क्योंकि यहाँ पर एनपीए के जो चांसेस है वो कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा लोगों के पास होता है वापस करने के लिए। तो इस बूम टाइम के अंदर जो बैंक है उनकी जो प्रोविजंस है वो कम क्रिएट करनी पड़ती है उन्हें, मतलब कि जो प्रोविजंस है वो कम क्रिएट करनी पड़ती है, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। और इस चीज को देखते हुए बैंक यहाँ पर धड़ाधड़ लोन देते रहते हैं, जिससे अल्टीमेटली वो फिर से डिफॉल्ट वाली कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि जब लोन ज्यादा देने लग जाते हैं बैंक, तो वो ऐसे लोगों को भी लोन दे देते हैं जो कि लोन का पैसा वापस नहीं करते हैं, मतलब उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है लोन का पैसा वो वापस कर दे, और जिसकी वजह से डिफॉल्ट होते हैं, एनपीए इंक्रीज होते हैं, और फिर से उन्हें प्रोविजन जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है, और ये साइकिल चलता ही रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो क्या होता है? तो लीवरेज रेशो को समझने से पहले हमें लीवरेज का मतलब समझना पड़ेगा कि लीवरेज क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली देखो, जब भी बैंक को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो दो तरीके से फंड अरेंज कर सकती है। पहला होता है कैपिटल, यानी कि जो ऑनर है बैंक से उससे वो पैसा मंगवा ले। दूसरा होता है कि वो यहाँ पर फंड्स को बोरो कर, ठीक है। तो एक बैंक जो भी फंड्स बोरो करता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने एसेट्स को परचेज करने के लिए, वो जो है लीवरेज कहलाती है। तो लीवरेज रेशो बेसिकली हमें ये बताता है कि एक बैंक ने अपनी एसेट्स को फंड करने के लिए कितना हिस्सा कैपिटल से अरेंज किया है और कितना पैसा जो है उसने फंड्स को बोरो किया है। क्लियर है? क्योंकि देखो, एक बैंक जितना ज्यादा बोरोइंग करती है, जो रिस्क होता है, जो लीवरेज होता है, वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और जो लीवरेज रेशो है वो एक्सेस लीवरेज को रोकने के लिए ही यहाँ पर ले आया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि बेसल थर्ड के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो लीवरेज बेसिकली बेसिकली एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिससे हमें ये पता लगता है कि एक बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है, और वो उससे अपने जो लॉसेस हैं उनको कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। बैंक की कैपिटल के कंपैरिजन में टोटल एक्सपोजर कितना है बैंक का, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हमें बताता है, यानी कि बैंक की टोटल एसेट्स कितनी है और बैंक के पास कैपिटल कितना है, यानी कि टोटल एसेट का कितना हिस्सा उसने कैपिटल से फंड किया है और कितना हिस्सा उसने बोरो करके किया है, उसके बारे में हमें जो है वो पता लगता है, ठीक है। बेसल थर्ड के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था कि जो बैंकों की जो एक्सेसिव लीवरेज है ना बैंकिंग सिस्टम के अंदर, उसको रिमूव किया जा सके, ये जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सके, क्योंकि बैंक ज्यादा लीवरेज ले लेती है और बाद में उसको संभाल नहीं पाती है और फेल हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ लीवरेज रेशो। तो जो लीवरेज रेशियो है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारा लीवरेज रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। कैपिटल मेजर हमारा यहाँ पर है टायर वन कैपिटल ऑफ द बैंक, यानी कि बैंक की जो टायर वन कैपिटल है जिसके अंदर हमारी कॉमन इक्विटी टायर वन कैपिटल और एडिशनल टायर वन कैपिटल दोनों ही इंक्लूड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल मेजर। और एक्सपोजर मेजर क्या है? एक्सपोजर मेजर का मतलब है टोटल एक्सपोजर ऑफ द बैंक, बैंक की जो टोटल एसेट्स हैं उसको हम यहाँ पर एक्सपोजर मेजर कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑन बैलेंस शीट आइटम्स, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स और सर्टेन अदर एक्सपोजर को भी इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, लीवरेज रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसको एक हम सम की हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, कॉमन इक्विटी टायर कैपिटल हमारी है 4.2 मिलियन बिलियन, और एडिशनल टायर कैपिटल 1.5 बिलियन, टायर टू कैपिटल है 2.8 बिलियन, और हमारी ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स कितनी है 80 बिलियन, ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर कितने 15, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कितने 25, और कंटीजेंट लायबिलिटीज कितनी है 10। हमें कैलकुलेट करना है लीवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाय एक्सपोजर मेजर। तो कैपिटल मेजर के अंदर हमारी क्या क्या चीजें आती हैं? यहाँ पर टायर वन कैपिटल आती है, तो टायर वन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। टायर टू कैपिटल को बिल्कुल इग्नोर करते क्योंकि हम इसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। टायर वन कैपिटल 4.2 और 1.5, यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर प्लस करें तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 5.7 बिलियन। 4.2 हमारा यहाँ पर प्लस हमारा 1.5, तो ये कितना आ गया हमारा? 5.7 बिलियन, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आया है? कैपिटल वन 5.7, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है किसके साथ? एक मिनट, 5.7 इसको हमें डिवाइड करना है एक्सपोजर मेजर के साथ, यानी कि जो टोटल एसेट्स हैं या फिर एक्सपोजर है बैंक की वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऑन बैलेंस शीट कितनी है? 80, ऑफ बैलेंस शीट कितनी है? 15,
उसके बाद हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कितना है 25, और हमारा कंटीजेंट लायबिलिटीज कितनी है 10। तो ये कितना आ रहा है 130। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे 5.7 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 100, तो ये हमारा कितना आएगा, इंटू 100 करने के बाद ये हमारा आ रहा है 4.38%, यानी कि जो हमारी लीवरेज रेशियो है वो कितनी है 4.38%। क्लियर है? तो इस तरीके से आप सिंपल क्वेश्चन के हेल्प से लीवरेज रेशियो को आसानी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीवरेज रेशियो। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट किया गया था, तो 2017 के अंदर जो लीवरेज रेशियो थी वो 3% यहाँ पर फिक्स की गई थी, यानी कि जो मिनिमम टायरबल लीवरेज रेशियो होनी चाहिए वो 3% के यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो बेसल कमेटी है वो जनरली जो कॉमन इक्विटी टायरबल कैपिटल है या फिर जो टोटल रेगुलेटरी कैपिटल है उसका यहाँ पर जो है यूज करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, जनरली अगर करंट में बात करें तो वो लगभग 4.5% यहाँ पर लीवरेज रेशियो को मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि वो हाई ही चल रही है बेसल कमेटी की जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से, रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे कि जब भी हम यहाँ पर लीवरेज रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम या तो कॉमन इक्विटी टायरमेंट कैपिटल का यूज कर लेंगे या फिर टोटल जो रेगुलेटरी कैपिटल है, जो टोटल टायरमेंट कैपिटल है उसका हम यहाँ पर यूज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बेसल कमेटी ने माना था कि जो बैंक है वो इसलिए फेल हो जा रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस इस वजह से आ रहा है क्योंकि बैंक अपने लिक्विडिटी रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पा रही है। और इस चीज को देखते हुए बेसल थर्ड के अंदर दो इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी रेशियो को इंक्लूड किया गया था, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो और नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। ठीक है, अब ये होते क्या है एक एक करके इसके बाद में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर आया गया था बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर जो लिक्विडिटी शॉक्स आते हैं, जो लिक्विडिटी शॉर्टेज होती है बैंक को, वो उसको आसानी से मैनेज कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, उसके लिए इस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को ले आया गया था। इस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के अंदर हमारी जो बैंक्स हैं उनको अपने पास एक एडिक्वेट लेवल ऑफ हाईली लिक्विड एसेट का स्टॉक जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि अगर अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो वो उसको आसानी से फुलफिल जो है वो कर पाए। तो लगभग 30 दिनों का, यानी कि 30 दिनों के अंदर जो जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बैंक को पे करनी है उसके कंपैरिजन में उसको हाईली लिक्विड एसेट को अपने पास मेंटेन करके रखना है, ताकि वो आसानी से इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर पाए और लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है वो अराइज ना हो सके। क्लियर है? इंडिया के अंदर इसको 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था और फेस्ड मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया था कि यानी कि बैंक जो है इस रेशियो को धीरे धीरे कर कर जो है अपनी बैंकिंग सिस्टम में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन यहाँ पर दिया गया था, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला गया था कि 2015 तक कम से कम एलसीआर का 60% आप मेंटेन करके रखो, जनवरी 2016 में उसको 70% कर दो, जनवरी 2017 में 80% और जनवरी 2019 तक, ठीक है, 2 जनवरी 2019 तक इसे 100% कर दो, यानी कि 2019 तक आपने जो एलसीआर रेशियो है वो फुली मेंटेन जो है वो अपने पास करके रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एलसीआर, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है स्टॉक ऑफ हाईली लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर ईयर, यानी कि जो आपके पास हाईली लिक्विड एसेट का स्टॉक पड़ा हुआ है और 30 दिनों के अंदर जो जो कैश आउटफ्लो होने वाले हैं 30 दिनों के अंदर में, वो उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसको हम एक क्वेश्चन के हेल्प से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखो हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 200 के मिलियन के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 400 के, अदर लिक्विड एसेट है 100 के, विड्रॉवल ऑफ रिटोल डिपॉजिट कितने 300 के, पेमेंट ऑफ मेच्योरिंग होलसेल फंडिंग है 500, अदर कैश आउटफ्लो 450, विड्रॉवल ऑफ रिटेल, ये हमारा यहाँ पर दोबारा आ गया तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, ये तीन चीजें। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन के लिए हमें दो चीजें होंगी चाहिए होंगी, एक हाईली लिक्विड स्टॉक और एक हमारा नेट आउट कैश फ्लो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्टॉक ऑफ हाईली क्वालिटी लिक्विड एसेट्स की हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या है हमारी 200 है, उसके बाद 400 है, ये सारी ही तीनों के तीनों हमारे लिक्विड एसेट में जो है वो कंसीडर होती है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं है, तीनों को ही आपको आसानी से इंक्लूड कर लेना। तो ये कितना आ रहा है हमारा 700, ये कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 700, यहाँ पे लिख ले 700 यहाँ पे लिख लेते हैं। उसको हमें डिवाइड करना है नेट आउटफ्लो नेट
टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? विड्रॉवल ऑफ रिटर्न डिपॉजिट्स यहाँ पर कितने हैं? 300। पेमेंट ऑफ मैच्योरिंग होलसेल फंडिंग कितनी है हमारी यहाँ पर? 500। और अदर कैश आउटफ्लोज कितने हैं? 450। और विड्रॉवल ऑफ रिटेल डिपॉजिट हमारे कितने हैं? 3, सॉरी ये हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हमारे कितना आ रहा है यहाँ पर? 1250। क्या आ रहा है हमारे यहाँ पर? 1250। अब इसको हमें डिवाइड करना है, फटाफट से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 700 डिवाइडेड बाय 1250 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है हमारा? 56%। ये हमारा कितना आ रहा है? 56%। तो एलसीआर हमारा कितना निकल के आया यहाँ पर? 56%, या फिर 56%, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को भी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एसेट क्लासिफाइड एज लेवल 1 हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, यानी कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो कि हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंक्लूड करते हैं, यानी कि हमारी जो बैंक्स है उसने जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उसे हमें इंक्लूड करते हैं। तो जब भी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंक्लूड करते हैं तो हमारे जो एसएलआर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक बैंक ने एसएलआर रिक्वायरमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया हुआ या फिर एसएलआर रिक्वायरमेंट से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, तो उसे हमें हाईली लिक्विड एसेट में इंक्लूड करते हैं। यानी कि अगर मान लो एसएलआर रिक्वायरमेंट के अंदर जो है टोटल 100 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना था बैंक को, तो ये यहाँ पर हाईली लिक्विड एसेट में इंक्लूड होगा। उसके बाद इससे जो एक्सेस हो जाता है, ठीक है, इससे जो हमारे यहाँ पर एक्सेस हो जाता है, यानी कि मान के चलो 150 करोड़ हो गया, तो ये जो 50 करोड़ है इसे हमें जो है इंक्लूड करना है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट, ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंक ने होल्ड करके रखी हुई है, यानी कि मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बैंक ने इन्वेस्ट किया है, उसे भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2% ऑफ नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, यानी कि बैंक की जितनी एनडीटीएल है उसका 2% के इक्वल ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो आपने मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है उसे आप इंक्लूड कर सकते हैं हाई क्वालिटी एसेट्स के अंदर। उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि यहाँ पर बैंक ने एफ ए एल सी आर फैसिलिटी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। हालांकि उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो एनडीटीएल की 8% है, ठीक है। हाल उसके बाद 1% का और यहाँ पर इंक्रीमेंट भी दिया गया, यानी कि टोटल 9% जो है एनडीटीएल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एफ ए एल एल सी आर में जो बैंक ने मेंटेन करके रखी हुई है उसको हाईली लिक्विड एसेट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर रेशियो है उसका नाम है द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। क्या है हमारा? नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। तो ये जो रेशियो थी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉन्ग टर्म के लिए बैंक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि जो लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी शॉक्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स अराइज होती है, उसको बैंक आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हमारी बैंक्स है उनको एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना है, यानी कि वो जहां से भी फंड रेज कर रही है अपनी एसेट को फाइनेंस करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, वो स्टेबल होने चाहिए, यानी कि ज्यादा वॉलेटाइल सोर्सेस से उन्हें फंड रेज नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो इसका एम यही है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल फंडिंग यहाँ पर की जा सके बैंक एसेट और एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए, और शॉर्ट टर्म जो होलसेल फंडिंग है उसको रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि जो होलसेल फंडिंग होती है वो काफी वॉलेटाइल होती है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो अब जो सस्टेनेबल फंडिंग स्ट्रक्चर है इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए अगर स्टेबल सोर्सेज से फंड रेज करते हो तो जो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है ना वो स्ट्रांग रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है, उसकी वैल्यू यहाँ पर कम नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कम नहीं होती और आपकी ग्रोथ जो है वो होती है। तो लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग रखने के लिए हमें इन सोर्सेज से फंड रेज करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। जो नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या है? अवेलेबल स्टेबल फंडिंग डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग इनटू 100, ठीक है, जिसके अंदर अवेलेबल स्टेबल फंडिंग का मतलब है कि हम हमारे पास कौन कौन से ऐसे स्टेबल फंडिंग के सोर्सेज है जहां से हम फंड रेज कर पाते हैं। उसके बाद जो आर एस एफ है यानी कि रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग का मतलब है कि हमें कितनी स्टेबल फंडिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ती है। क्लियर है? नेक्स्ट अब इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी XYZ बैंक की डिटेल्स यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, जैसे कि स्टेबल कस्टमर डिपॉजिट्स कितने हैं 2000 मिलियन के, लॉन्ग टर्म डेट कितने हैं 1500 के, इक्विटी कैपिटल कितने 800 के, अदर स्टेबल फंडिंग सोर्सेज कितने हैं 700 के। उसके बाद अगर हम यहाँ पर
आउटफ्लोज की बात करें, मतलब कि हमें रिक्वायरमेंट कितनी है, तो कैपिटल आउटफ्लोज होगा लोन और एडवांसेस का 2500 का, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए 1200 का फंड चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटीज एंड फंडिंग का 900, और अदर ऑपरेशन आउटफ्लोज के लिए 700। ठीक है, अब हमें अवेलेबल स्टेबल फंडिंग सोर्सेज और रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग को डिवाइड करना और इनटू 100 कर देना। ठीक है, तो इसके लिए हमें दोनों का सम चाहिए। सबसे पहले हम अवेलेबल स्टेबल फंडिंग को कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो स्टेबल कस्टमर डिपॉजिट हमारे कितने हैं, 2000 के। लॉन्ग टर्म डेट हमारे यहाँ पर कितने हैं, 1500 के। इक्विटी कैपिटल कितनी है, 800 के। और अदर स्टेबल फंडिंग सोर्सेज कितने हैं, 700 के। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना है यहाँ पर 5000। इसको हमें डिवाइड करना है किसके साथ, जो हमें रिक्वायर्ड है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2500 प्लस हमारे 1200, 900 और 700, तो ये कितना है हमारा 5300। अब इसको जब हम डिवाइड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा 5000 डिवाइडेड बाय 53, सॉरी 5000 डिवाइडेड बाय 5300 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है हमारा 94.33%। कितना आ रहा है, 94.33%। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है बेसल अकाउंट वो ओवर हो गया है। तो हमने डिटेल में सभी बेसल अकाउंट के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है, बेसल 1 के बारे में, बेसल 2 के बारे में, बेसल 3 के बारे में, और इंडिया के अंदर बैंकों के ऊपर वो कैसे एप्लीकेबल होता है उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, ताकि जो आपका डाउट है उसे हम सॉल्व कर सकें। और अगर आपको क्लियर हो गया तब भी आप चैट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी यहाँ पर पता लग सके। और अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक मैनर में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज में, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।